नमस्कार दोस्तों, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे राजनेता से करवा रहे हैं जिनकी शुरुआत बहुत ही एक पिछड़े गांव से हुई, जिनके करियर की शुरुआत जहां उन्होंने जन्म लिया था वहीं प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में उन्होंने स्कूलिंग की। उसके बाद लखनऊ वो आए, यहाँ से उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, यहाँ से छात्र राजनीति शुरू की। बहुत संघर्षों का सामना उन्होंने किया अब तक, और आज प्रदेश की जनता उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लेती है। उनका नाम है मनोज सिंह काका। उनको लोग मनोज सिंह काका नहीं बल्कि मनोज काका बोल के ज्यादा खुश होते हैं। उनकी अब तक की जो भी राजनीतिक और सामाजिक यात्रा रही है आपको बता रहे हैं उनकी ही जुबानी। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सर, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म 84 का है और किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताजी किसान थे। अब दुर्भाग्यवश 1 वर्ष हो गया, अब वो हमारे बीच नहीं है। हमारी ज्वाइंट फैमिली था। हमारे पिताजी 2 भाई थे। हमारे बड़े पिताजी शिक्षा दीक्षा उनकी थी, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, लेकिन मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल कृषि करते थे। और उन्होंने अपने बचपन से ही, चूँकि हमारा परिवार एक कृषक परिवार था, तो हम लोगों के घरों में ये था कि हमारे बड़े पिताजी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो हमारे पिताजी ने उनके लिए पूरा त्याग करा। जो हम लोगों की दादी जो जिनको हम लोग गांव में पूर्वी भाषा में बुढ़िया माई कहते थे, तो माई बताती थी कि छोटा बेटा हमारा इसलिए नहीं पढ़ा कि वो कहता था कि भैया को केवल पढ़ाओ। तो बड़े पिताजी हमारे पढ़ लिख करके, और जो ब्रेड अर्नर था हमारे फैमिली में वो बड़े पिताजी ही हमारे थे। तो इस तरह से हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो हमारे ग्राम सभा में ही प्राथमिक विद्यालय महुरा में हुई। और वहाँ मैं पढ़ने लिखने में, हम लोग चूँकि घर में भले खेती किसानी था, लेकिन पढ़ने और शिक्षा के प्रति लोगों का, हमारे परिवार के लोगों का बहुत ही आकर्षण था, और वो उसकी अहमियत समझते थे उस दौर में। चूँकि हमारा परिवार भी एक सामान्य परिवार था, तो वो समझता था कि हमारे बच्चे कैसे आगे निकल जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोगों की पढ़ाई हुई, और मैं शुरू से ही क्लास 1 से ही मॉनिटर रहा और 5th तक मॉनिटर रहा। और मैं एक प्रसंग इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे घर का सामाजिक सरोकार ऐसा रहा कि हमेशा से जो गाँवों में जो विसंगतियाँ होती हैं, जो सवर्णों में, जो पिछड़ों में, जो दलितों में, उसके प्रति हमारे घर में कभी भी उस तरह की भावना नहीं रही। हमारा परिवार पिछड़े तबके से आता है, लेकिन हमारा जो सबसे खास मित्र रहा वो बनवासी समाज का रहा, और हमारे साथ वो उप मॉनिटर रहा 5 तक। और इसके बाद मैं फिर स्कूलिंग भी हमारी हुई राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कमालपुर में। कमालपुर के बाद मैं यूपी कॉलेज बनारस में, एक उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज है, और मैं आपके माध्यम से, बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है और बहुत अच्छी वहाँ शैक्षणिक व्यवस्था है। हाँ, वहाँ एक हर समाज में, चूंकि हम लोग सार्वजनिक लोग हैं, तो जहाँ भी जो खामियां हैं, हमारी पूरी महती जिम्मेदारी है कि हम उसको बोलें। चूंकि किसी ने कहा था कि साहस के अभाव में शब्द मर जाते हैं, और जब शब्द मर जाते हैं तो हमारा जनतंत्र और लोकतंत्र मर जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ एक जाति के लोगों को ज़्यादा प्रसार था, लेकिन वहाँ के एकेडमी और फैकल्टी में ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके बाद हमारा एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ। यहाँ से मैंने MBA करा, फिर यहाँ से MPhil इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करा, फिर यहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सोशल ड्यूटीज ह्यूमन राइट्स करा, फिर मैंने LLB करा, फिर LLM इंटरनेशनल लॉ से मैंने करा। तो ये सब डिग्रियाँ मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ली। तो सर, राजनीति के प्रति आपका झुकाव कब और कैसे हुआ? ये बहुत रोचक सवाल है, और जो लोग भी अब हम लोगों से जुड़े हैं वो हम लोगों से जानना चाहते हैं कि राजनीति में कब आए। जब हम लोग बचपन में थे, प्राथमिक विद्यालय में थे, तो भी ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी और वो सब बात चलती थी। तो हमारे परिवार में भी जो हमारे बाबूजी थे, बड़े पिताजी थे, तो इसकी बात होती थी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या है, कैसे है। और उसी दौर में हम लोग, हमारे परिवार के लोग कभी कभार जाते थे। हमारे बड़े भाई और जो आर्मी में से अब रिटायर हो आ चुके हैं, और लोग नेताजी की बात उस समय चलती थी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की। तो हम लोग धीरे धीरे वो उससे समझते थे कि क्या है राजनीति और क्यों है,
क्यों मंडल कमीशन की रिपोर्ट, तो फिर पेपरों में आता था कि ये बहुत लड़ाई चल रही है, कुछ लोग सड़क पे उतर आए हैं, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग सोचते थे कि क्यों हो रहा विरोध, क्या, तो घर में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाया जाता था। और आई एम स्टार्टिंग पॉलिटिक्स विद द सोशल वर्क। मैंने जो राजनीति शुरुआत करा, मैं जब आप मेरे छात्र जीवन में जाएंगे तो जब मैं यूपी कॉलेज में पढ़ता था उस दरमियान भी हम लोग हमारी एक बाजार है कमालपुर, वहाँ स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगवाते थे उस दरमियान। और उसमें होम्योपैथ के और एलोपैथ के दोनों तरह के चिकित्सकों का बुला करके, और हम लोगों ने जब देखा कि गांव में ऐसे ऐसे लोग आते थे हम लोगों के शिविरों में कि उनके पास उस दरमियान 5 रुपया नहीं था और उनके हाथ सड़ रहे थे। तो मैं भले ग्रामीण पृष्ठभूमि में था, उस समय मैं अपना कृषि कार्य भी करता था, पिताजी लोगों के साथ कृषि कार्य भी करता था, मैं ट्रैक्टर भी चलाता था, मैं पूरी खेती का काम करने के बाद भी स्कूल जाता, कोचिंग करता। तो हम लोग देखते थे कि ये समाज में इतनी तरह की विसंगतियां हैं, ये कैसे आगे बढ़े। तो धीरे धीरे और राजनीतिक जो चेतना ज़्यादा आई वो यूपी कॉलेज में, जब वहाँ कुछ इस तरह के बातें चली तो धीरे धीरे उस दरमियान श्रद्धेय नेताजी की सरकार थी 4 से 7 वाली, तो उस दौरान हम लोग धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आए। आप छात्र राजनीति से निकले जी। फिर आपने सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन की, जबकि उस वक्त कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी थी, लोकदल था, बहुत सारी ऐसी पार्टी थी जहां पर आप जा सकते थे। हाँ, आपने ठीक कहा कि हम लोग छात्र राजनीति में थे, तो छात्र राजनीति में तो छात्रों के फीस के सवाल होते हैं, हॉस्टल के सवाल होते हैं, स्कॉलरशिप के सवाल होते हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेशन के सवाल होते हैं, इनरोलमेंट के सवाल होते हैं, ये सब सवाल होते हैं। रिसर्च के लिए कितना पैसा आ रहा है उसके सवाल होते हैं। थेसिस सबमिट हो रही है तो कोई प्रोफेसर किसी रिसर्च करने वाले बच्चे का कितना शोषण कर रहा है, कहीं ऐसा, ये सवाल। तो हम लोगों ने जब ये देखा कि इन उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता थे कि जो हमेशा छात्र संघ और आम घर से निकले हुए युवाओं के हक की बात करते थे, उस श्रद्धेय नेताजी थे। तो धीरे धीरे हम लोग इसलिए समाजवादी पार्टी का चयन, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मिला, आपसे बता रहा हूँ, तो अब लोग बहुत सारी बातें कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोग इसलिए नहीं कि जाति तो मैं ऐसे मनोज सिंह लिखता हूं तो मनोज काका तो बहुत लोग जानते ही नहीं कि मेरी जाति क्या है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी वैसे शुरू में वो नहीं जानते थे। और लेकिन शुरू में ही हम लोगों ने देखा उनसे हमारा एक अपनत्व वाला भाव, और जब भी हम लोग जाते थे प्रेम से। हमें याद है कि जब हम लोग जाते थे, जब मेरे साथ बहुत लड़के जाते थे कभी कभी यूनिवर्सिटी के, तो इतना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने निश्चल और इतने सादगी और इतने असाधारण पुरुष होकर के भी साधारण व्यवहार व्यवहारित करते हैं। वो हमारे साथ वाले और लड़कों से कहते थे कि ये तो नेता बन रहा, आप क्या कर रहे हो इसके साथ, आप पढ़ाई करना, आप इसके चक्कर में मत रहना। तो इस तरह से हम लोगों का देखा कि एक नेता जिसमें आत्मीयता हो, जिसमें संवेदना हो, जिसमें सबके प्रति कम से कम ममत्व और अपनत्व का भाव हो, तो ऐसे नेता का हम लोगों ने चयन कर लिया। समाजवाद, समाज को एक लाइन पर आना, सबके साथ समान व्यवहार करना, इसको लेके माना जाता है। तो इसको आप कितना पा रहे हैं वर्तमान समाज में, जो समाजवाद आपको दिखता है कहीं? देखिए, डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात करी थी, और पूरे कार्ल मार्क्स ने जब समाजवाद का सिद्धांत दिया, तो उसको एक हद तक भारतीय संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ कि श्रद्धेय नेताजी ने समाजवाद का एक लाइन का डिफिनेशन है, समता और संपन्नता, जो इक्वलिटी प्लस प्रॉस्पेरिटी इक्वल टू सोशलिज्म। तो समाजवाद यही है कि जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम क्या है कि सूर्य रोशनी देता है तो हम सबको एक समान मिलती है। आप माँ गंगा का पानी है, किसी नदी का पानी है तो सबके लिए, हवाएं हैं तो सबके लिए। तो संभव समानता की जो बात है, किसी भी समाज में जब विसंगतियां दूर नहीं होंगी, जब 90% तबका है आपका, सिर्फ 5% लोगों का मजदूर और पशुवत झुंड बन के रह जाएगा, जब 5% लोग ही आपके हाँकेंगे, तो आप ये तो मानिए ना कि 90% आपका जो वर्क फोर्स है, जो नागरिक हैं, वो पशुवत व्यवहार जीवन जी रहे हैं। तो वहाँ से समाजवाद का तो जो कॉन्सेप्ट भारत में जो ज्योतिबा फुले ने और सावित्री फुले ने 1848 में जो विद्यालय खोल के इस देश में माताओं बहनों को भी शिक्षा का
सभी वर्ग के माताओं बहनों को अगर शिक्षा की रोशनी और लौ किसी ने जलाई तो सावित्री फुले ज्योतिबा फुले ने जलाई। और उनको जमीन किसने दिया? वो बहन कौन थी? वो मुस्लिम कम्युनिटी की बहन थी। आज जो सरकार समर्थित जो नफरत फैलाई जा रही है, तो इन्हीं सब नफरतों के खिलाफ और श्रद्धेय नेताजी जो डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति से और अपने समाजवादी विचारधारा से, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने तो हमेशा सवालों से, डॉक्टर लोहिया ने उस समय में सवाल किया देश के प्रधानमंत्री से, कितने तीखे सवाल थे कि जिस देश में आम लोगों की आमदनी 3 आना हो, वहां का प्रधानमंत्री रोज अपने ऊपर 25,000 रुपए खर्च करता है। ये सवाल डॉक्टर लोहिया ने नेहरू से बहुत तीखे सवाल किए। उसके बावजूद भी डॉक्टर लोहिया कहते थे कि मैं दुनिया में अगर किसी से 1.5 लोगों से प्रभावित हूं, उसमें एक वो श्रद्धेय और पूज्य गांधी का नाम लेते थे और आधा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेते थे। तो सवालों से लोकतंत्र समृद्ध होता, और सवाल करने की सहजता अगर कहीं है इस देश में किसी राजनीतिक दल में, तो वो समाजवादी पार्टी में है। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी का चयन किया। सर, आप युवा हैं, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है, आपको क्या लगता है कितना युवा समाजवाद के प्रति आकर्षित है फिलहाल इस परिप्रेक्ष्य में? युवा ही नहीं, पूरी दुनिया भर में जब आप यूरोपीय कंट्रियों का अध्ययन करेंगे और जहाँ जहाँ लोकतंत्र है, अमेरिकन चाहे अब कहना तो नहीं चाहिए, अब रशिया में और चाइना में अब तो लोकतंत्र नहीं है, उसको लोकतंत्र आप लोकशाही नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ भी लोकतंत्र है पूरी दुनिया में, जो भी लोग, जो कमेरा समाज रहा, जो हक और हकूक के हाशिए पे जो तबका जो समाज है, उसमें हमेशा उसको समाजवाद सबसे आकर्षक लगा, चूंकि उसमें सबके हित की बात करी गई है। भारत के संदर्भ में समाजवाद को खड़ा करने का काम अगर किसी नेता ने किया तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से डॉक्टर लोहिया ले आए, लेकिन नेताजी ने गांव-गांव तक समाजवाद को खड़ा किया। और मैं ये कह सकता हूं कि उसी समाजवाद को उत्तर प्रदेश के 25 लाख युवाओं को लैपटॉप देके, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बना के, उत्तर प्रदेश में मेट्रो बना के, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कामधेनु जैसे योजना देके, लोहिया समग्र ग्राम जैसे योजना दे करके उसको अगर किसी ने दौड़ाया तो वो शख्स है माननीय अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी को आप क्या मानते हैं, एक व्यक्ति, उत्तराधिकारी या फिर एक सोच समाजवाद की? देखिए, भारतीय संदर्भ में और पूरी दुनिया के संदर्भ में, चूँकि जब कुंभ का मेला उनकी सरकार में लगा तो हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटियों ने भी एनालिसिस करा, और अब तो समय एआई का है, डाटा कंप्यूटिंग का है, तमाम तरह के डेटा एनालिटिक्स मिलते हैं। और तो अखिलेश यादव पर अगर आप बात करें तो भारतीय राजनीति में एक ऐसा नेता जो जिसके शब्द उसके कर्म तक जाते हैं, एक ऐसा नेता जो अपने वर्करों के और अपने पार्टी के सिपाहियों के दुख से द्रवित होता है, एक ऐसा नेता जो समाज के कमजोर तबके की किसी भी तरह के पीड़ा से, चाहे वो हम समाजवादी पार्टी का वर्कर हो, समाजवादी पार्टी का मतदाता हो, न हो, वो सिर्फ भारत का और उत्तर प्रदेश का नागरिक भर भी हो और उसको कोई तकलीफ हो, तो भारतीय राजनीति में एक ऐसा सितारा अखिलेश यादव है जो अपने रोशनी से, अपने आर्थिक सामाजिक रोशनी से उस व्यक्ति, उस समाज, उस बेटी का तकलीफ दूर करना चाहते हैं। अभी हाल ही की बात मैं तो एक वर्कर हूं पार्टी का, हम लोग बहुत ऐसे लोगों की मदद करा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि देश में देखेंगे तो देश में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लेने वाली बीजेपी है, लेकिन देश में अगर ये अध्ययन करेंगे आप इस दौर में भी कि सबसे ज्यादा लोगों को मदद करने वाली आर्थिक रूप से कौन पार्टी है, तो निश्चित रूप से वो समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव जी को अगर आप दिल की गहराइयों से कोई सलाह देना चाहेंगे तो वो सलाह क्या होगी? काफी अंदर तक, अंतर्मन से, अगर आप उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मुझे लगता है जैसे आप और हमारी बातचीत हो रही है, आप उनको अपना आइडियल भी मानते हैं, तो क्या सलाह होगी आपकी? मैं उनको कोई राय तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि वो जितना सहज हैं, कभी कभी सहजता ही उनकी लोग धोखा दे जाते हैं। अब धोखा इसलिए लोग दे जाते हैं क्योंकि श्रद्धेय नेताजी से हम लोगों ने ये सीखा है कि वो हमेशा अपने
संवादों में एक कहते थे कि जीवन में धोखा खा लेना जरूर, मगर किसी को धोखा देना मत। तो हमारे यहाँ कुछ लोग आके सट करके और हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लाभ उठा लेते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की बहुत दिन तक कोई जगह नहीं रहती है। तो उनका जो सहज और जो संवेदनीय और जो उनका अपनत्व वाला जो भाव है, उसमें कभी कभी चीटर आ जाते हैं। सर, काफ़ी अच्छा और लंबा अनुभव आपको राजनीति का है, आप काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल आप जैसे ज़मीनी नेताओं की देश भर में कमी हो रही है। ऐसा क्यों सर? क्यों लोग ग्रास रूट से काम करना नहीं शुरू करते हैं? नहीं, देखिए, ये सवाल तो बहुत वाजिब है आपका। जैसे बहुत सारे ऐसे हम लोग भी सुनते हैं, जब आपकी, मैंने अभी एक बात कही कि अगर आपके शब्द अगर वो कर्म तक नहीं जाते हैं तो फिर तो आप चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ, समाज के साथ। और सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत दर्पण की तरह होना चाहिए। अगर आप विधायक हैं, सांसद हैं, नहीं हैं, लेकिन अगर आपके सामाजिक सरोकारों से किसी एक व्यक्ति का इलाज हो जा रहा, किसी की बेटी की फीस जमा हो जा रही है, कोई एक सड़क बन जा रही है, कोई लोगों में सकारात्मक और बंधुत्व का भाव बढ़ जा रहा है नफरत की जगह, तो वही असली राजनीति है और ये सबको करनी चाहिए। मैं तो आपसे बताया कि हम लोगों ने लगातार, अगर आप चंदौली में पता करेंगे तो मुझे तो कई बार जब अभी 22 से पहले मैं पूछता था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि क्या करना चाहिए, तो वो यही कहते थे, उनका एक कथन कि हर तरह के अन्याय और हर तरह के दुराचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, यही करना है। और मैंने चंदौली में गेल जैसे कंपनी के खिलाफ मैंने मई जून में आंदोलन किया। वो किसानों की 80% जमीन सिर्फ 10% उस पर लेना चाह रहा था अनुदान पर, और उसके खिलाफ करा हमने आंदोलन। 25 दिन आंदोलन किया, तपती धूप में हम लोगों ने चला। एक रिंग रोड बन रहा था, किसानों का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत जमीन अधिग्रहित नहीं हो रही थी, औने पौने दाम में लेना चाह रहे थे, उसके खिलाफ आंदोलन। अभी भी चंदौली में जो, तो हम लोग तो लगातार करते रहते हैं। बसपा की सरकार थी, घेरा डालो, डेरा डालो, हम लोग जेल में रहे कितने दिनों तक, छात्र संघ के सवाल पर हम लोग जेल में रहे। लेकिन आप सिर्फ कोई बात सिर्फ जुबान से कह दें और वो आपके व्यवहार में ना हो, आप सिर्फ टीवी पर, टेलीविजनों पर अच्छा बोलें, और आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई एक व्यक्ति अगर आपको 1 बजे रात में फोन कर दे तो आप उससे विचलित हो जाएं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कहते हैं हमारे कि राजनीति 24 घंटे भी राजनीति के लिए कम है। तो राजनीति में अगर इतना आप में समर्पण है तो मैं देश के और उत्तर प्रदेश के युवाओं से जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा आपका सौभाग्य है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया श्रद्धेय गांधी को कहते थे कि 20वीं सदी के सबसे सर्वोत्तम निर्माण है। लेकिन इस समय जितना नेताओं में दोहरापन है कि नेता अपने, तो आप समझ ही रहे, मुआडो की घड़ी लगाते हैं, बलगरी का चश्मा पहनते हैं और भाषण स्वदेशी देते हैं। कम से कम इस देश में एक ऐसा नेता है, सार्वजनिक जीवन जीने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में, जिसके व्यवहार में, जिसके सिद्धांत में कोई दोहरापन नहीं है। उस शख्स का नाम अखिलेश यादव है। तो उनसे जुड़ना चाहिए। सर, आप चंदौली से आते हैं, आपके सपनों का चंदौली कैसा हो? क्या कल्पना करते हैं आप अपने चंदौली के लिए? मेरे सपनों का चंदौली ऐसा हो कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, और बिड़ला का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। मेरे चंदौली का भविष्य ऐसा हो कि किसी उद्योगपति, किसी बड़े व्यक्ति का और एक गांव में रहने वाले निरहुआ के भी और घुरहू के भी और गांव में झोपड़ी में रहने वाले के भी माँ का इलाज जब हो, जब दोनों की माँ बीमार हो, तो उन दोनों का इलाज किसी एक अस्पताल में हो। मैं ऐसा चंदौली और ऐसा उत्तर प्रदेश देखना चाहता हूँ। सर, आप काफी बोल्ड हैं, काफी उग्र रूप धारण करते हुए आप भाषण करते हैं, हमने देखा है, आपको सुना है। लेकिन जब आप स्टूडेंट यूनियन में थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे, जब आप पहली बार मंच पर स्पीच देने के लिए पहुंचे, तब बताइए आपके मन में क्या चल रहा था? डर? अब ये कहानी है कि हम अपने ग्राम सभा में, हम पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि हमने दुर्गा पूजा का आयोजन कराया बचपन से, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था। तो भाषण और संवाद को लेकर के हमारे मन में कभी कोई डर की जगह जज्बा होता था। हमेशा शब्द हमेशा, शब्द और विचारधारा हमेशा
संसाधनों के अभाव में नहीं मरते हैं, साहस के अभाव में मर जाते हैं। और साहस हम लोगों का कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि नैतिक बल से ये सब आता है। हम लोगों के परिवार ने और हमारे नेता ने, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने, आधुनिक दौर में भैया ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस तरह का नैतिक बल दिया हुआ है कि कभी कोई भय नहीं रहा। आज भी उत्तर प्रदेश में जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, जो मुख्यमंत्री के स्वजाति गुंडों की जो गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ अगर कोई मुखर है तो हम लोग हैं मुखर। आप केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बहुत सारी नीतियों की खिलाफत करते हैं, वो भी काफी बोल्ड तरीके से जी। हर समय आप लड़ते ही रहते हैं, जूझते ही रहते हैं, कभी सरकार से, कभी समस्याओं से। तो इतना जज्बा आपके अंदर, इतनी ताकत कहां से आती है? ये सब ताकत आप जैसे भाइयों से और वो आम सामान्य परिवार के द्वारा दिए गए संबल से आती है कि जब हम लोगों के प्रयास से, जब हम क्षेत्र में अपने घूमते हैं और कोई ये व्यक्ति ये कहता है कि सपा की सरकार थी तो काका आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से लिखा था, हमारे फेफड़े का वाल बदल गया, हमारी किडनी का इलाज हो गया। कोई ऐसे मिलता है कि कहता हमारी बेटी का इलाज हो गया, आपने 7 लाख रुपया दिलाया था। तो जब लोग ऐसे, तो हम लोगों को ये लगता है कि सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्य कभी बेकार नहीं जाते। और अंग्रेजी में एक जो बात है कि वर्क स्पीक्स लाउडर देन स्पीच, तो ये कामों से आता है। सर, प्रदेश सरकार द्वारा लगातार स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, हम लोग भी चला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से। चूंकि मैंने आपसे कहा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा सकारात्मक राजनीति करते हैं, लेकिन अब पीडीए पाठशाला का, अभी मुझे मिर्जापुर से खबर आई, अमेठी से खबर आई, बहुत जनपदों से, कि अब पीडीए पाठशाला उत्तर प्रदेश में चलाने वाले नौजवानों पर भी मुकदमे हो रहे हैं। तो ये सरकार मुकदमे से लोगों को डराना चाहती है। जिस तरह एक समय में हिटलर शासन से लोगों को डराना चाहता था, जिस तरह से बी मुसोलिनी लोगों को डराना चाहता था, लेकिन उसका अंत कैसे हुआ ये भी लोगों को सोचना चाहिए। तो चुनी हुई सरकार को कभी भी तानाशाह होने से बचना चाहिए, क्योंकि चुनी हुई सरकारों में जनता के सरोकार होते हैं और उन सरकारों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनते ही प्रचंड शिक्षक भर्ती होगी और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय इस देश के सभी राज्यों के मुकाबले सबसे बेहतरीन प्राथमिक विद्यालय बने। सर, फिलहाल आपके एजेंडे में क्या क्या है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? फिलहाल समाजवादी पार्टी के एजेंडे में है कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको केवल शैक्षणिक और शासकीय रूप से लागू है, उसको कैसे लागू करा जाए। जो बहुजन वर्ग है, जो 90% तबका है, उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से कैसे समृद्ध करा जाए। उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा कैसे हो, बेहतर चिकित्सा की प्रबंध कैसे हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, चूँकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था है, तो उसकी उन्नति कैसे हो और रूल ऑफ लॉ के प्रति अफसर की और शासन की प्रतिबद्धता हो, किसी व्यक्ति, समाज या सरकार के प्रति नहीं। यही समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता होगी। सर, आप इतने पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है कि देश की राजनीति में आपके टक्कर के बहुत कम लोग होंगे जितने इतनी सारी जिसके पास डिग्रियां हों, इतनी जिसने शिक्षा ग्रहण की हो। तो आपने सिर्फ राजनीति को ही क्यों चुना? हमारे साथ के जो साथी प्रैक्टिस भी करते हैं, हमारे दोस्त हैं जिनके चैम्बरों में मैं बैठता हूँ, एक हमारे दोस्त हैं, कई दोस्त हैं, और वो लोग अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, 10-10 लाख की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ के कुछ लोग, 1-2 लोग IAS हैं, PCS बहुत लोग हैं, PPS हैं, तो बहुत सारे लोग दुनिया भर के वैश्विक कंपनियों में काम करते हैं। राजनीति का जो हम लोगों ने चयन किया वो माननीय अखिलेश यादव जी के आकर्षण में किया, जो सच बात है। मुझे लगा, हम लोगों को लगा कि उनके नेतृत्व में हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन से सार्वजनिक जीवन में रह के समाज को कुछ बेहतर दे पाएंगे। सर, आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, उसको सब जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, इतने लंबे सफ़र में कोई ऐसी बात जो आपको कभी चुभती हो, कभी आपको मुस्कुराने को, गुनगुनाने को मजबूर करती हो, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, और ये हम उनके भी साथ शेयर करेंगे जो नए युवा हैं, आपकी तरह राजनीति में आना चाहते हैं। नहीं, राजनीति में आइए, लेकिन बहुत स्वागत है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं व्यक्तिगत, राजनीति में बहुत बार आपको तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है, बहुत बार आपको लगता है कि आप अपमानित किए जा रहे हैं, लेकिन अपमान का घूंट कभी चावदार आंदोलन करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी सहना पड़ा,
स्कूल में भी सहना पड़ा। तो जब आप अपमान का घूंट और धैर्य का मास्टर नहीं बन पाएंगे, तब तक सार्वजनिक जीवन में आपको तकलीफ होगी। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम लोगों ने हमेशा सकारात्मकता के साथ राजनीति में आगे रहने का और संघर्षों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बहुत ईमानदारी से, चूंकि राजनीति और खास करके विपक्ष की जो राजनीति होती है वो संघर्षों के हितों को ही, जो समाज का जो हित होता है उसके लिए अनवरत संघर्ष करती है। उसी को हम लोगों ने अपना पूंजी समझा। सर, अब तक कोई ऐसी घटना जिसे आप चाहते हुए भी न भूल पाते हो? एक बार तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था 2016 में, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी 6-7 दिन पुरानी गाड़ी थी, बस 6-7 दिन ही एजेंसी से आया हुआ, पूरी चकनाचूर हो गई, लेकिन मेरा बस सिर्फ हाथ फ्रैक्चर हुआ था। और एक बार मैं अपनी सरकार थी और उसमें प्रमुखी पंचायत के चुनाव हो रहे थे। एक पंचायत का चुनाव चल रहा था और मैं अपने यहाँ धानापुर बाजार है वहाँ खड़ा हुआ था, और 11,000 वोल्ट का जो तार गया हुआ था, मैं उसी के नीचे खड़ा था। अचानक से मुझे लगा कि उसमें चिंगारी छूट रही है और वो गिर रहा है, और वो सीधा मेरे सर पे गिरा और मैं झटका, और जब नीचे गया तार तो उसमें लुत्तियां उधड़ रही थी। तो लोग पंखे के लाइट से मर जाते हैं, ईश्वर ने हमें बचाया। ये सब व्यक्तिगत, नितांत व्यक्तिगत बातें हैं। वहाँ हमारे साथी भी रहे, सब लोग बच गए। और फिर मुझे याद है एक्सीएन का नंबर उस समय 9450 963501 था, मुगल सराय एक्सीएन का। मैंने फ़ोन करा कि यहाँ, तो वो एक्सीएन हमसे कहने लगे कि ईश्वर ने आपको किया है, जीवन दिया है। तो बहुत बार लगता है कि ईश्वर ने बचाया है तो इससे कुछ अच्छा करा जाए। सर, जब कभी आप घोर निराशा में हों या किसी चीज़ से मन दुखी हुआ हो, उस समय आप क्या करते हैं? कोई ऐसा गाना जिसको गुनगुना के आप अपना मन हल्का करते हो? निराशा में, और कई बार ऐसी होती है कि असफलताएं जीवन में आती हैं और होती है, तो मैं नितांत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मैं भगवान भोलेनाथ और महावीर हनुमान दोनों का भक्त हूँ मैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए आध्यात्मिक दुनिया में जाता हूँ, और मैं आपके मंच के माध्यम से कहूँगा, दोस्त हमारे बहुत हैं, हर तरह के दोस्त हैं हमारे। तो मैं अपने दोस्तों से संवाद करता हूँ, और आपके व्यूअर से भी कहूँगा कि जब कठिन समय आए तो अपने दोस्तों से बात करिए। और दुश्मन का चयन तो समझदारी से नहीं हो सकता, लेकिन दोस्त का चयन बहुत समझदारी से करना चाहिए। और हर तरह के दोस्त हैं हमारे दोस्तों ने हमारा बहुत साथ दिया है। हमारे जितने दोस्त हैं वो हर कम्युनिटी के हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जितना जीवन गुजरा है मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है। आपके मंच के माध्यम से उन सभी दोस्तों को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे हर विषम परिस्थिति में खड़े रहते हैं। सर, आपका नंबर एकदम से पब्लिक है जी, हर एक के पास में करीब हाँ, आपका बिल्कुल है, नंबर बिल्कुल मिलेगा। है। क्या कभी आप थकते नहीं इतने फोन रिसीव करते हुए, लोगों की समस्याएं सुन के उनको जवाब देते हुए, उनके काम करवाते हुए? नहीं, वो आदत सी हो गई। कभी कभी मैं दोस्तों के साथ बाहर रहता हूँ, मेरे 1-2 दोस्त हैं, तो वो विचलित हो जाते हैं, कहते हैं अपना फ़ोन आप कर दे, तू अब यहाँ मेरे साथ आज आप कर दे ये वाला फ़ोन। हालांकि मैं करता नहीं, मैं भले उन्हें कहता, साइलेंट कर देता हूँ, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। अगर कोई व्यक्ति, हम लोग सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर का व्यक्ति भी आपके साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन हम लोग सार्वजनिक जीवन में नेता हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे समर्थक, हमारे सहकर्मी, हमारे सहधर्मी साथी हमारे लिए दिन दिन भर रहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता उनके प्रति है, और आप सबके आशीर्वाद से अभी तो थकने का कोई सवाल ही नहीं है। और ये ऊर्जा आम लोगों से ही आती है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहता है कि कहीं भी कोई भी जन सरोकार का हम लोग निवेदन कर लेते हैं कि भैया ये होना चाहिए, तो एक निवेदन पे वो होता है, उससे और मनोबल बढ़ता है। सर, सपोज कीजिए आपके सामने लोहिया जी खड़े हों और वो आपसे पूछे, मनोज, इस समाजवाद को तुमने कितना निभाया, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, बड़े शानदार व्यक्ति का आपने नाम लिया, क्योंकि डॉक्टर लोहिया हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी से लेकर के और सोनभद्र के जंगलों में भी रहे। वो वैश्विक व्यक्ति थे। इस देश में पहली बार जब विदेश नीति की बात आई तो उनको विदेश नीति का प्रमुख नेहरू जी ने बनाया। तो डॉक्टर लोहिया जी अगर प्रकट हों, और जेएन में हम लोगों के हमेशा रहते हैं,
तो मैं उनसे यकीन से कहूंगा कि सर, जो विचारधारा और जो वैचारिकी आपने समाजवाद की भारत को दी थी, उसको नेताजी ने खड़ा करके चलाया और माननीय अखिलेश यादव उसको दौड़ा रहे हैं। और आने वाले समय में जो आपका सपना था कि समाजवादियों की सरकार दिल्ली में बने, वो बहुत जल्दी पूर्ण होगा। सर, लास्ट सवाल है मेरा आपसे। अगर आपसे ही पूछा जाए कि मनोज काका को लोग कैसे याद करें, उनके काम से, उनके नाम से, या फिर उनके विचारों से? मनोज काका को हमेशा उनके काम से याद करिए, और मनोज काका भी अगर गलत हो तो आप में इतना नैतिक बल आए हमारे नागरिकों में, अपने लोगों में, कि उनका भी प्रतिकार कर सकें और उनसे भी कह सकें साहस के साथ कि आप गलत राह पे हो। मैं हमेशा अपने कार्यों के द्वारा ही और अपने व्यवहार और अपना जो सामाजिक सरोकार है उन्हीं के माध्यम से याद किए जाना पसंद करूंगा। सर, आपने व्यस्त समय में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।